यह एक न्यूज चैनल है जिसमें यूट्यूब के सारे गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। खासकर किसी भी प्रकार की हत्या या मारपीट अथवा हीनियस क्राइम या बलात्कार आदि के सीन को दिखलाने के लिए ब्लर किया जाता है। खबर की विश्वसनीयता के लिए न्यूज चैनल या इसके एडिटर जिम्मेवार नहीं होंगे, इसलिए हर खबर की जाँच अपने स्तर से करके ही विश्वास करें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि आपने देखा है कि हाल ही में JDU जो सत्ता में बीजेपी के साथ में अलायंस में थी, अब उनका गठबंधन बीजेपी से टूट करके और महागठबंधन में शामिल हो गए। जिस महागठबंधन के साथ में RJD, कांग्रेस, माले, VIP, हम इत्यादि जितने भी दल थे वो सब शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी है। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जहानाबाद जिला के मीडिया डिपार्टमेंट के प्रधान या अध्यक्ष कह सकते हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के वरीय नेता के रूप में और समाज सेवी कह सकते हैं कि एक जमीन से जुड़ा हुआ शिक्षाविद हमारे बीच में अशोक कुमार प्रियदर्शी जी बैठे हुए हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे, इसलिए इनसे जो भी सवाल होती थी वही सवाल करते थे जो एक विपक्ष में बैठता था। आज ये सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आज इनसे वही सवाल होगा जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछी जानी चाहिए। तो सर, सबसे पहले आपने सरकार बनाई, सरकार में शामिल हुए, इसके लिए बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। श्रीमान, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप सत्ता में शामिल हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? सत्ता हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पूर्व में हम देश आज़ादी के बाद से जनता के बीच में सेवा करने के लिए जनता ने हमें सत्ता का मौका दिया। हम आज भी सत्ता में हैं। सत्ता में है, लेकिन ये छोटे छोटे लॉलीपॉप से ही आपको संतोष करना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो केंद्र में सत्ता में रहा करते थे। केंद्र से बेदखल कर दिया गया। भाजपा ने आपको कह दिया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को बनाएंगे, और उसी कदम पर भाजपा चल भी रही है। और आप जो हैं छोटे छोटे जगहों पर दिख रहे हैं, वहाँ से भी आपको सफाया करने का प्रयास किया जाए। दरअसल बात ऐसा है कि जिस समय मुगलों का शासन हुआ करता था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल तक हमारे भारत पर राज्य करने का कोशिश किया। वो इसलिए कर रहा था कि दलाल, चापलूस, चाटुकारों की कमी नहीं थी। आज देश आज़ाद होने के बाद वही उन्हीं के वंशज, उन्हीं के लोग देश आज़ादी होने के बाद कहीं ना कहीं देश को खोखला करने के लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए जनसंघी लोग, हेड गवार के लोग, भाजपा के लोग, वर्तमान भाजपा के लोग, इन लोगों ने हमेशा देश को कमज़ोर करने के लिए और पूंजीपतियों की सरकार बनाने के लिए हमेशा से आमादा रहा। इसी कड़ी में हमें कहीं न कहीं जो है जनता के बीच में कुछ, हमारी सरकार चलती है तो कुछ कमियां होती है। कमियां को पारदर्शिता के रूप में दिखाने के लिए कम्युनिस्ट के भी हमारे साथी सहयोगी लोग हमेशा हमें उंगली दिखाते रहते थे कि यहाँ पे ये कमी है, ये कमी है। और वहीं RSS और भाजपा के लोग इस इंतजार में रहा करते थे कि कब इनकी ऐसी कमी होती है जिसको जनता के बीच में भ्रम पैदा करके हम कहीं ना कहीं इनको जो है सत्ता से बेदखल करके और सत्ता पर काबिज होने की कोशिश। भारत की जनता जानती है कि बीजेपी अगर A टीम है तो कांग्रेस B टीम है, और आप दोनों ने ही भारत पर शासन किया है। भारत के दलितों की स्थिति 1947 से लेकर के आज तक करें तो ना तो दूध के धोया हुआ कांग्रेस है और नहीं भाजपा है। इसके लिए आप ही बताइए, आप अपनी जिम्मेवारी को लेते हैं कि नहीं लेते? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप देश आज़ादी की बात जब भी करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब, संविधान निर्माता, विश्व रत्न, जब उन्होंने 1947 के बाद का जो भारत दिया, वो कांग्रेस के साथ मिल कर के वो उन्होंने एक देश की एक नई राजनीति में दलितों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्थान दिया। 1947 के पहले कोई अनुसूचित जाति की बात नहीं थी। वही हमारे देश में धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को धोखा देने, छलने का लोग काम कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब जैसे लोग आए और बहुत सारे वैसे कांग्रेस के लीडर आए जिन लोगों ने देश का एक नया संविधान दिया, और उस संविधान के दायरे में एक अनुसूचित जाति के वर्ग को लोगों को सम्मान मिला, न्याय मिला, और बहुत सारी उनकी नई जिंदगी। कांग्रेस की तो ये इच्छा थी ही नहीं कि बाबा साहब भी हमारी असेंबली में आए,
कांग्रेस का तो हमेशा प्रयास यही रहा कि ये बाबा साहब को हम ये असेंबली से दूर रखें। बाबा साहब को तो बंगाल के लोगों ने वो खुद ये कहिए कि वहाँ से बुला करके उस कंस्टिट्यूएंसी से उनको टिकट दे करके यहाँ आया। बावजूद इसके आपके पार्टी के जितने भी बड़े लोग थे, खास करके गांधी की अगर बात किया जाए तो गांधी की कहिए या नेहरू की बात कहिए, ये सारे लोगों ने बाबा साहब को तो कभी मिनिस्टर माना ही नहीं। बात है कि नेहरू जी खुद एक प्रिंस थे, उनको किस चीज़ की कमी थी? जब वो किसी कॉलेज के अपने ज़माने में जब गेट पे खड़ा होते थे तो किस दरवाजे से उनको निकलना है, उस दरवाजे पे उनके कार लगी रहती थी अलग अलग वेराइटी की। उनके कपड़ा धुलने के लिए पेरिस तक जाया करता था। महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, वो भी एक रसूख घराने से उनका ताल्लुक था। कोई ज़रूरत नहीं थी, जो अपना अस्थि पंजर को गला करके देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन वीर महापुरुषों को आज जो हमारे मनुवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर, जब आप दलित की बात करते हैं, दलित राजनीति की बात करते हैं, तो मनुवाद सब दिन हावी रहा। और मनुवाद एक विचारधारा है जो इसको दल देख करके के नहीं आता है, किसी भी दल में होता है। उसकी हमेशा यह सोच होती है कि हम किसी तरीके से हम हावी रहें। मेरे प्रश्नों का ये उत्तर नहीं है, हम ये प्रश्न जानना चाह रहे थे कि बाबा साहब को कांग्रेस में इज्जत के नज़रिया से देखना तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस कभी चाहती थी कि हाँ ये असेंबली में आए? सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके सामने खड़े होकर के कहा कि बाबा साहब यदि आप नहीं होइएगा तो भारत की नई रचना नहीं हो सकती है। क्या सरदार पटेल कांग्रेसी नहीं थे? क्या नेहरू उनकी बातों को सम्मान करते थे, वो कांग्रेसी नहीं थे? कुछ लोग हर समय आज के भी ज़माने में, जैसे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात कर लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज भक्त चरण दास जो बहुत बड़े आज हमारे एक काला हांडी के नेता के रूप में जो कि देश भर में जाने जाते हैं, वो आज बिहार के प्रभारी बनाए गए। तो कुछ मनुवादी लोग जो आज भी कांग्रेस में बैठे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। आज राजेश राम उनकी एक बढ़ती हुई आज प्रतिष्ठा और जनता के बीच में जनाधार को देखते हुए आज हमारे ही अंदर के कुछ लोग जो है दलगत भावना से अलग हट करके पार्टी के अंदर में विखंडन पैदा करने के लिए जो उनके मलाई खाने वाले लोग जो आज हमारे पार्टी में बैठे हैं, वो जिस तरीके से आज खंडित करने का काम करते उस जमाने में भी लोग किया करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिहार पर सेंट्रलाइज जब कर रहे हैं तो हम आपको इससे ये पूछना चाहेंगे कि अब नीतीश कुमार जी ठीक ठाक हो गए ना, बढ़िया हो गए ना? नीतीश बाबू से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमेशा बातचीत होते रहती थी। इस बात के लेकर के हमेशा चिंतन करते रहते थे। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे कि नीतीश बाबू आप गलत, हमेशा विरोध करते थे कि आप गलत लोगों के साथ संगत में चले गए हैं, आप जनता जनार्दन का सेवा करने वाले हैं, आप जनसंघी और अंग्रेज के दलालों के साथ आपकी राजनीति कैसे बैठ रही है। लेकिन किसी कारणवश नीतीश कुमार जी किसी कारणवश चले गए दूसरे दल में। उनको महसूस हुआ, उनके साथ जितने भी दल के जो आपने जो छोटे छोटे हमारे दल के सहयोगी लोग थे वो वापस आज आ गए हैं। कांग्रेस ने सम्मान दिया। आदरणीय सोनिया गांधी जी से सरकार बनने के 2 दिन पूर्व बात भी हुई थी नीतीश कुमार जी की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बिहार में बढ़िया से माने समाजवादी लोगों के साथ में विचारधारा, बहुजन वाले विचारधारा के साथ में समाज में राजनीति कीजिए, आप राज्य चलाइए। सत्ता में हिस्सेदारी आपकी है ना? बिल्कुल है। तो सत्ता में हिस्सेदारी है तो न्याय में भी हिस्सेदारी है। हमारे भारत के संविधान में 4 स्तंभ बनाया गया है। उसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जिसमें न्यायपालिका सर्वोच्च पद पर है, विधायिका है, कार्यपालिका है और मीडिया है। हम सदैव चारों स्तंभ के सम्मान करते हैं और जो जिस विभाग का काम है, न्याय में बिल्कुल आस्था है, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। बिहार में आप ही के अलायंस पार्टनर जो हैं आरजेडी के लोग दलितों के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार की पराकाष्ठा को अंत करते हैं, उन्हीं के साथ में आपकी अलायंस है। मैं अब उम्मीद करता हूं कि चूंकि आपका भाई उससे अलायंस है तो अब तो दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार बंद हो जाएगा। देखिए, हम आरजेडी पर दलित अत्याचार का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि पार्टनर की बात नहीं है। इसलिए कि लालू यादव एक ऐसे समय में वो आशा की किरण बन करके उसी समाज के जो जिसकी आज हम शुरू से मैंने साथ चलने का काम किया। मैं भी एक दलित समाज का व्यक्ति हूँ। लालू जी ने कहा कि नहीं ठीक है, कहीं अगर सम्मान में अगर ठेस पहुँचा तो उसकी न्याय की बात हम करेंगे। उन्होंने अक्षरशः किया भी, लेकिन उस पार्टी में भी बहुत सारे ठेकेदार, बहुत तरह के उसमें भी लोग आ गए जो कहीं ना कहीं अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपनी बात को रखते हैं। तो इसको छोटी छोटी बातों को हम लोग राजनीति में नहीं महत्व देते हैं। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब यह है कि अब तो दलितों के ऊपर शोषण नहीं ना होगा। कहने का मतलब है कि राजद थोड़े ना जनसंघी है, राजद थोड़े ना आरएसएस वाला है। अभी तो दलितों के ऊपर सिर्फ जहाँ भी जाते हैं तो करीब करीब घटना यही घटती है कि यादवों ने दलितों के ऊपर, खास करके चमार जाति के लोगों के ऊपर शोषण।
देखिए, बात ऐसा है कि चमार और यादव का समीकरण अभी बना हुआ है। और जब समीकरण बना हुआ है तो इसलिए बना हुआ है कि नहीं, ठीक है, जनसंख्या में यादव भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, और एक साथ एक ही घर मोहल्ले में रहने के बाद परिस्थितियाँ कहीं न कहीं जो है कि वैसी होती है, गली नली की लड़ाई होती है, घर की लड़ाई होती है, जनसंख्या है, आबादी है, चमारों की भी आबादी है, यादवों की भी आबादी है, एक ही जगह रहना होता है, तो हंडिया बर्तन एक जगह ढूँढुनाता रहता है। इसके लिए आरएसएस वाला हमेशा दाँव पेच में रहते हैं, और यही भाषा आरएसएस वाले बोलते हैं कि देखो चमारों और यादवों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो है बिहार की राजनीति को देखा जाए तो जो सत्ता के पास में, सत्ता के करीब में पहुंचा, वो सारे लोगों का सामूहिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से उसमें परिवर्तन हुआ। जो यादव आज हम लोग कहते हैं, पहले ग्वार के नाम से जाना जाता था, अहिर गांव में बोलते थे। लालू जी के सत्ता में आने के बाद वो अब यादव हो गए। पासवान जिनको आज कहते हैं, वो पहले दुसाध के नाम से जाने जाते थे, आज वो पासवान हो गए। मुसहर के जाति से जाने जाते थे, जिनको आज मांझी हो गया। लेकिन चमार आज भी वहीं के वहीं चमार के चमारे रह गया, जबकि इसकी आबादी यादवों के बाद सबसे सेकंड लार्जेस्ट अगर आबादी है तो ये चमारों की है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, बात है जो आप जहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, हम जहाँ तक जानते हैं कि तो एक जनक चमार एक व्यक्ति के नाम है, जो आरएसएस जनसंघी के साथ में आज बैठे हुए हैं। ये टाइटिल है, पासवान, मांझी, चौधरी, यादव, रविदास, दास, तो ये चमारों का टाइटिल है। टाइटल नहीं, इसको सम्मान कहते हैं। टाइटल तो है लेकिन सम्मान के साथ बोलते हैं। बिल्कुल, हम लोग रविदास कुल के लोग हैं, तो बिल्कुल सम्मान से हम लोग कहते हैं कि भाई हम रविदास। लोगों को तो अभी कोई भी पूछता है कि कौन टोला है, तो रविदास टोला नहीं बल्कि चमार टोली कहते हैं। हाँ, तो वो तो ग्वार टोली भी बोला जाता है। अभी गोबर टोली नहीं कहा जाता है, यादव टोला। काहे कि गोबर टोली कहिएगा तो तुरंत मार हो जाएगी। ना, ऐसा नहीं है, बहुत जगह कहाँ है, तो ग्वार टोलिया में है, ग्वार टोली है, कोयरी टोला है, माने इस तरह से जातीय गोरी टोला तो खैर कहा जाता है, लेकिन अब जो है ना, गोबर टोली कहीं नहीं कहा जाता है। नहीं। वही एग्जाम्पल में भले ही कहीं कहीं वैसा जहाँ पर अभी भी पिछड़ा हुआ है तो उसकी बात अलग है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उसमें परिवर्तन हुआ, इसलिए कि वह सत्ता में शामिल है। एक बात बताइए, बिहार में खास करके रविदास जाति के लोग, जिनको चर्मकार कहते हैं, चमार जाति के लोग कहते हैं, आखिर ये सत्ता के करीब क्यों नहीं पहुँचते हैं? ये सबके पीछे लघुए बन करके क्यों चलते हैं? आवश्यक सूचना, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी कर लें तथा औरों को करने को कहें। साथ ही वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, और हो सके तो आप अपनी कीमती सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने हमारा वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।